नमस्कार दोस्तों, मैं जगसिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, हम आपके लिए ST की वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो हम आपके लिए पहले डाल चुके हैं दोस्तों, और ये सेकंड वीडियो है आपके लिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे आज की क्लास पे चलता हूं दोस्तों, और बहुत धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों। आप अब इस वीडियो से जरा सा भी हिलना मत दोस्तों, और पूरे ध्यान से देखना। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी दोस्तों ये वीडियो। तो चलते हैं दोस्तों आज के सवाल पर, पहले सवाल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपके लिए दोस्तों कॉम्बिनेशन बना के लाए हैं सवालों का, वो ऐसा नहीं कि SSC के हिसाब से लेकर आए हों या रेलवे के हिसाब से लेकर आए हों। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, उनमें सब में आएगा दोस्तों। और मैं एक ऐसा पैटर्न बना के लाया हूं दोस्तों, जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिला के एक कंपेयर करके लाया हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक भरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा एडवांस भरा हुआ हो, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है ना दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम पहला सवाल है दोस्तों आपके लिए, A और B किसी कार्य को 12 दिनों में, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में कर सकते हैं। तो A अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? यानी 3 लोग हैं, A, B और C, है ना। तो ये कंपेयर से कर रहे हैं दोस्तों। A और B 12 दिन में कर रहा है दोस्तों। A और B 12 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, B और C 15 दिन में कर रहा है, और C और A ये कर रहा है दोस्तों आपका 20 दिन में। तो इसमें पूछा है दोस्तों आपसे कि A अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी अकेले A की पूछा है कि A इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क बना लेते हैं दोस्तों, और टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम, यानी 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। बारी बारी से डिवाइड लगाते हैं, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये दोस्तों आप जानते हो, डिवाइड देने के बाद में ये इनकी क्षमता निकल के आती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें काम करना है टोटल कितना, 60। ये एलसीएम ही टोटल वर्क होता है दोस्तों। और हमें चाहिए किसका, A को अकेले कितने दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। तो देखिए दोस्तों, हमें A की क्षमता पता होना चाहिए, है ना। निकालने के लिए तरह तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हम A की क्षमता निकालनी है। तो देखो दोस्तों, A एक तो इस लाइन में है और एक इस लाइन में है, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी ऐड कर दो। 5 और 3 8, और जिस लाइन में नहीं है दोस्तों उसको माइनस कर दो, यानी कि 4। बचेगा कितना, 4। दोस्तों पेयर से है, ये पेयर से है, 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का डिवाइड लगा दो दोस्तों। यानी जो A की कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी आई, वो आई दोस्तों आपकी 2। बात क्लियर दोस्तों। और इसका A को करना है कितने दिन में दोस्तों, वही पूछ रहा है आपसे। तो A का टाइम निकल आएगा दोस्तों, टोटल काम है आपका 60। A की क्षमता निकल के आई दोस्तों 2, और 2 से काट दिया ये 30 बार, यानी दिन दे रखिए दोस्तों। तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन। इस सवाल का आंसर आप ऐसे कर सकते हो सवाल को। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से भी आप ना करें तो दूसरा आप इस तरीके से कर सकते हो इसे, जैसे इन सबकी क्षमता टोटल कितनी आई दोस्तों, 5 और 4 9 और 3 12। पेयर से हैं दोस्तों, आधा कर देते हैं, यानी A B C तीनों की मिला के क्षमता दोस्तों आई कितनी, 6। ये जो क्षमता निकल के आ रही है दोस्तों, A B और C तीनों की मिला के निकल रही है। हमें चाहिए A की क्षमता। A की क्षमता पता होगी तभी हम इसके दिन निकाल पाएंगे। A की क्षमता चाहिए तो हमें B और C की इसमें से माइनस करनी होगी। जब सबकी मिला के कुल मिला के 6 क्षमता हो रही है दोस्तों, इसमें से B और C की कितनी है दोस्तों, B और C की कितनी है दोस्तों, 4। तो A के लिए कितनी बच जाएगी दोस्तों, 2। A के लिए 2 बची, तो A की क्षमता का डिवाइड 2 से 60 को काटोगे, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 30 बार, यानी 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो वैसे निकालिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे।
दोस्तों स्पीड टेस्ट है, थोड़ा सा हम खींच के चलाएंगे क्योंकि हम आपको एक्सरसाइज जो कराते हैं दोस्तों वह हम आराम से कराते हैं, हर पॉइंट आपको क्लियर करा के चलते हैं आराम से। थोड़ा सा यहाँ अब हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है दोस्तों, और आप भी करिए, आप अपनी कैलकुलेशन पे काम करिए जिससे आपकी स्पीड और बढ़े। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सवाल पे। 84 गणित की पुस्तकों, 90 भौतिकी की पुस्तकों और 120 रसायन शास्त्र की पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी है। यानी दोस्तों ये बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट की और उनकी ढेरियाँ लगाई जानी है। यानी ढेरियाँ मतलब कैसे, एक ढेरी इस तरीके से लगा दी, एक ऐसे, तीनों टाइप की बुक है ना, लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। यानी ढेरी की ऊंचाई समान हो दोस्तों, वो ऐसे कह रहा है। यानी ढेरियाँ इस टाइप से लगानी है कि हर सब्जेक्ट की ढेरियाँ लगे और उनकी ऊंचाई यानी हाइट बराबर हो दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इस कंडीशन में कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी पुस्तक हैं। जो मैथ की पुस्तक है दोस्तों वो है आपकी 84। भौतिकी यानी फिजिक्स की ये कितनी है दोस्तों, 90। और दोस्तों आपकी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की दोस्तों 120 पुस्तक है। अब इनकी ढेरियाँ लगानी है। इस टाइप का कोई भी सवाल आए दोस्तों तो आप HCF निकाल लेना। HCF का मतलब मासा। अगर हम इनका मासा निकालें दोस्तों तो क्या निकलेगा, पहले डिवाइड लगा के देखें कितने से जाए, 2 से चला जाएगा। 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 45 बार और 2 से 60 बार। अब 2 से जाएगा नहीं दोस्तों, यहाँ तो चला जाएगा लेकिन 45 में नहीं जाएगा। अब 3 से चला जाएगा, 3 से आप इनको काटो सबको, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 से 14 बार, ये 15 बार और ये 20 बार। अब देखिए दोस्तों 14, 15 और 20। अब यहाँ से आगे अगर आपने 2 से दिया तो सब में नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा। यानी जब नहीं जा रहा सब में तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका HCF। HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3 बराबर कितना दोस्तों 6। और जो HCF है दोस्तों वही इस सवाल का आंसर है। यानी जो हाइट निकल के आएगी वो दोस्तों कितनी निकल के आएगी, 6, जो भी यूनिट दे रखी हो दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, यानी 6 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं दोस्तों हम, और अच्छे से कराएंगे। आपकी इससे स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। एक पर्यटक प्रतिदिन उतने रुपए खर्च करता है जितने दिन का उसका कुल दौरा है। यदि उसका कुल खर्च 361 रुपये है तो उसका दौरा कितने दिन का है। दोस्तों इस सवाल को पढ़ने के बाद में हमें एक चीज़ समझ में आती है, और वो क्या आती है कि कोई पर्यटक है, पर्यटक प्रतिदिन उतने रुपए खर्च करता है जितने दिन का उसका दौरा है। मतलब जितने टाइम वो पर्यटक आया है ना, जितने टाइम के पर्यटन पर वो आया है उतने रुपए खर्च करता है प्रतिदिन। यानी कुल मिला के, चलो मैं पहले इसको बताता हूँ, आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ। मैंने मान लिया कि उसका जो कुल दौरा है दोस्तों, कुल दौरा कितने दिन का है दोस्तों, दौरा मैंने मान लिया x दिन का है दोस्तों, टोटल x दिन का उसका दौरा है, और प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च कर रहा है जितने दिन का दौरा है। मतलब प्रत्येक दिन वो x रुपए ही खर्च करेगा और x दिन का ही वो टोटल दौरा है। यानी जितने दिन का दौरा है उतने रुपए खर्च कर रहा है, तो यानी कि कुल खर्च कितना कर देगा दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझो, अगर दोस्तों अगर आप कहीं भी किसी भी टूर पर जाओ तो दोस्तों मान ली जाए आप 100 दिन के टूर पर गए हो, 100 दिन के टूर पर गए हो। यदि आप 100 दिन के टूर पर गए हो, कुल दिन के 100 दिन के टूर पर, और प्रत्येक दिन 100 रुपये खर्च करोगे इस लैंग्वेज के हिसाब से 100 रुपये है ना, तो टोटल खर्चा निकल के आएगा ये, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात सही कि नहीं।
तो बस बात ये है कि कितने खर्च कर दोगे, इस हिसाब से आप 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा दोस्तों, इसका कुल खर्चा। और कुल खर्चा सवाल में दे रखा है दोस्तों 361 रुपये, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 361 रुपये, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों 361, कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों 19 का। अब वो आपसे कुछ भी पूछते हैं सवाल में, कुल दौरा कितने दिन का था, x दिन का, और x दिन का मतलब x की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों 19, यानी 19 दिन का कुल दौरा था। अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रत्येक दिन कितने रुपए खर्च करता था, तो वो भी x ही करता था, तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 19। बस ये, यानी दोनों ही कंडीशनों में आंसर आपका 19 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको और स्मार्ट तरीके से सोचो तो क्या क्या कर पाओगे इसमें। देखिए मान ली जाए जितने दिन के दौरे पर गया, मान ली जाए वो x दिन के दौरे पर गया और प्रत्येक दिन उतने रुपए खर्च कर रहा है, तो भाई ठीक है, एक दिन का इतना खर्चा हो गया, कुल दिन का खर्चा यही होगा दोस्तों, है ना। यानी सेम डिजिट का, यानी सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर बना, यानी स्क्वायर में वैल्यू आएगी दोस्तों। या आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने 100 इंटू 100 किया था, तो 100 इंटू 100 का मतलब क्या होगा दोस्तों 100 का स्क्वायर। बात सही करिए, या तो आप 100 का स्क्वायर कर लीजिए या 100 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही वैल्यू निकल के आएगी। अब दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ इस सवाल के माध्यम से कि जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी। ये खर्चा आ रहा है और जो खर्चा होगा दोस्तों वो स्क्वायर वैल्यू होगी। सवाल में आपको स्क्वायर वैल्यू के रूप में ही खर्चा दे रखा है दोस्तों 361। आप दिमाग बस यहीं पे लगा दीजिए कि ये कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों 19 का, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो पे लाइक ठोक दीजिए, जितना बने उतना हमारी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को हमसे ऐड कीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले सवाल पे। एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। अंकित मूल्य से मतलब दोस्तों जो एमआरपी होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखा रहता है, यानी अंकित मूल्य वही होता है, एमआरपी को अंकित मूल्य बोलते हैं, है ना। और उसी पर वो डिस्काउंट देता है। जो डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों हमें, वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। देखिए, एक विक्रेता 10% की छूट देकर मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है। चलो पहले हम बताते हैं हम आपको फ्रैक्शन से दोस्तों, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/10। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 1/10 हो जाएगा। 10% की छूट दे रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसकी जो एमआरपी थी वो 10 थी पहले, अब छूट दी तो उसने सेलिंग की यानी बेची वो, तो कितने में बेच देगा दोस्तों, छूट दी यानी कि कम करके बेचेगा, यानी 10 में से 1 कम करके कितनी की बेचेगा दोस्तों वो 9 की। बात सही है। रेशियो में वो 9 की बेच रहा है, जबकि रुपए में कितने की बेच रहा है दोस्तों वो 2700 रुपये की, यानी 9 रेशियो की वैल्यू 2700, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों 9 × 27 यानी कि 300। बात सही है। एमआरपी पूछिए, यानी 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10 का मल्टीप्लाई ये 10 हो गया, 1 0 यहाँ हो गई, मतलब वो कितने की एमआरपी होगी दोस्तों उस पर 3000 रुपये। बात सही दोस्तों, यही सवाल का आंसर है। ये तो हुआ दोस्तों परसेंटेज से, है ना, फ्रैक्शन से। अब इसको और थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों हर समय फ्रैक्शन ही ऐसा नहीं है कि आपको सवाल को इजी बनाएगा। फ्रैक्शन इजी बनाता है, सबसे ज़्यादा इजी फ्रैक्शन ही बनाता है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। अब दोस्तों इस सवाल में बोला उसने 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 में बेचना चाहता है। 10% की छूट दे रहा है और 2700 में बेच रहा है दोस्तों। 2700 में बेच रहा है कब, 10% की छूट देकर,
तो 10% की छूट दे कर आए दोस्तों, ये 90% के बराबर होगी। 100% पर ही हम देते हैं दोस्तों छूट, या उस पर बढ़ाएं लाभ लें 100% पर ही देंगे। तो 27.90 के बराबर MRP निकालनी है, वो अपने आप में 100% होगी दोस्तों। वैल्यु निकाल लीजिए आप, 0 से 0 काट दीजिए, 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 30 बार। 30 का और 100 का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 रुपये। ये क्या वैल्यू निकल के आई दोस्तों आपकी, MRP। MRP का मतलब अंकित मूल्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, यदि 18, x और 50 वितत समानुपात में है तो x का मान है, वितत समानुपात। और संख्या कौन सी दे रखी है दोस्तों, आपको 18 दे रखी है, एक दे रखी है x और एक दे रखी है दोस्तों 50, वितत समानुपात में। वितत समानुपात से मतलब है दोस्तों मध्यानुपाती, ठीक है ना। और मध्यानुपाती होता है दोस्तों, इस बीच वाले को 2 बार यूज करते हैं। कैसे, ये 18 तो हो ही जाएगा दोस्तों, रेशियो x समानुपात इस तरीके से लगाते हैं दोस्तों, 4 पॉइंट लगाते हैं, यानी x को ही और लिखेंगे और लास्ट में फिर ये 50। बस ये। अब देखो आपको कैलकुलेशन करनी है, पास वाले की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दो, x² = दूर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90, 1 0 ये 900, यानी x² की वैल्यू 900, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30, जो कि यही सवाल का आंसर है। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, जितनी बने उतनी, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को दोस्तों तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और आप देख भी लेना दोस्तों, हमारी वीडियो 2 तरीके से चल रही है, और 2 तरीके से क्या 3 तरीके से चल रही है, क्योंकि हमारी देखो एक तो ST की ये मैथ्स की चल रही है, दूसरी ST की हमने आपके लिए स्टार्ट करवा दी है राजन सर के द्वारा। GS उन्होंने पहले पढ़ाई, इंपॉर्टेंट डे कवर कराए दोस्तों आपके लिए, अभी वो आपके लिए रीजनिंग करा रहे हैं दोस्तों। और हमारी 2 तरीके की वीडियो चल रही है, क्योंकि मैथ्स में हम एक तो ये पढ़ा रहे हैं आपको, दूसरी हम चला रहे हैं आपके लिए चैप्टर वाइज देख लेना। हम टाइम एंड वर्क आपको कवर करा चुके हैं पूरा, और आपकी मेंसुरेशन हमारी कवर होने वाली है ना। तो देखते रहिए दोस्तों आप। नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों, 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अल्कोहल और पानी है और 2 गिलास है, और दोनों वो बराबर के गिलास हैं, है ना, दोनों बराबर के गिलास हैं, और उन दोनों गिलासों को किसी एक गिलास में मिला दिया जाता है। उसमें अल्कोहल जो पानी मिला है ना दोस्तों, उन सबको, यानी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ऐसे करके दोस्तों 2 गिलास हैं आपकी, इसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो मिला हुआ है, इसी तरीके से इसमें भी अल्कोहल और पानी का रेशियो मिला हुआ है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों गिलासों को उठाया और एक तीसरे गिलास में इसको मिला दिया दोस्तों, ठीक है। तीसरे गिलास में इस अल्कोहल और पानी के मिश्रण को कर दिया, तो इसमें भी दोस्तों क्या है, अल्कोहल और पानी होगा दोस्तों। बात सही है कि नहीं। अब देखिए, पहले वाले गिलास में जो रेशियो दे रखा है आपके लिए, वो दे रखा है आपको 2:1, 2:1, और यहाँ दे रखा है आपके लिए दूसरे वाले गिलास में 3:2। बात सही है। यहाँ इसमें वो पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, ये रेशियो है ना, ये आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा क्या इसमें सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। अब देखो दोस्तों, अल्कोहल और पानी है दोस्तों। चलो, पहले गिलास का रेशियो ये हो गया, है ना, ये पहले गिलास का रेशियो ये हो गया। सेकंड गिलास का रेशियो मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ, ये 3:2,
सही है, 3 2। देखिए दोस्तों, हमने एक चीज पकड़ी सवाल में, ये दोनों गिलास कैसे हैं दोस्तों, बराबर की, है ना। मतलब इनमें जो अल्कोहल और पानी भरा हुआ है उसकी मात्रा बराबर है, रेशियो भले ही अलग अलग है लेकिन उसकी दोनों की मिला के मात्रा एक ही है ना। अगर देखो यहाँ पर देखो, ये कितनी मात्रा हो रही है, 2 और 1 3 हो रही है इसमें दोस्तों। दूसरे वाले गिलास में कितनी हो रही है दोस्तों, 3 और 2 5। सवाल में हमें बराबर दे रखी है। थोड़ी देर के लिए मैं ये मिटा देता हूँ अब, क्योंकि ये देख लेना आप, सवाल में हमें दोनों गिलासों की मात्रा बराबर दे रखी है, जबकि इनका योग कर रहे हैं हम तो बराबर नहीं हो पा रही है। बराबर नहीं है तो आप बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे हो जाएगी दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यानी 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 बराबर होगी दोस्तों। 5 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है तो आप रेशियो में अलग अलग भी करिए। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 3 का यहाँ और 3 का यहाँ। देखिए दोस्तों, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये इसको बराबर करने के बाद में इसकी क्वांटिटी आ गई दोस्तों अलग अलग, यानी तीसरे गिलास में अब इसको मिला दिया हमने तो ये वाला रेशियो निकल के आएगा। और वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, अल्कोहल कितना होगा आपका 10 और 9 19, और पानी कितना होगा दोस्तों 5 और 6 11, यानी 19:11 के अनुपात में इस तीसरे गिलास में ये मिल जाएंगे दोस्तों। और यही वो इस सवाल में पूछ रहा है, देख लेना दोस्तों। बस इसकी क्वांटिटी बराबर करनी थी आपको और कुछ नहीं करना था। अगर इस टाइप से भी आप नहीं करना चाहें, वैसे ये सबसे ज़्यादा इजी है दोस्तों और आपको करना भी इसी तरीके से चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो और देख लीजिए दोस्तों। अब आप इस चीज़ को तो समझ ही गए कि हमें करना क्या है, सवाल में निकालना क्या है। देखिए दोस्तों, अल्कोहल और पानी है दोस्तों, ठीक है। पहले गिलास का रेशियो दे रखा है दोस्तों आपके लिए 2:1। दूसरे गिलास का रेशियो दे रखा है आपका 3:2, है ना। और इन सबको मिलाया तीसरे गिलास में वो पूछना चाह रहा है। चलो तीसरा गिलास जो है, ये पहले गिलास हो गया, ये सेकंड गिलास हो गया दोस्तों, ये तीसरा गिलास, यानी अल्कोहल और पानी का रेशियो। देखिए पहले गिलास में अल्कोहल कितना है दोस्तों 2 है, बस एक नहीं 2 है, और टोटल कितने में से 3 में से, ठीक है। दूसरे गिलास में पानी कितना है दोस्तों 3 है, और टोटल कितने में से 3 और 2 5 में से, यानी ये वैल्यू आएगी दोस्तों अल्कोहल की जब तीसरे में मिलाएंगे। अब पानी देखो, पानी यहाँ कितना है दोस्तों 1 है, और कितने में से 3 में से, प्लस यहाँ पानी कितना है दोस्तों 2 है रेशियो में, और टोटल कितने रेशियो से दोस्तों 5 से, 3 और 2 5 से। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, इनको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा 19:11। एक ये तरीका है। आई थिंक दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ थोड़े आप फ्रैक्शन में आ रहे हो और वहाँ कोई फ्रैक्शन का चक्कर नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहला मेथड ज़्यादा अच्छा है और उसी से आप करना। नहीं समझ में आए तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक मोटरसाइकिल चालक P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है। 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक Q उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभ करता है। Q कितने समय में P से आगे निकल जाएगा, और ये टाइम पूछा दोस्तों आपको घंटे में। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई एक जगह है ना, और 2 लोग हैं P और Q, यानी सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है दोस्तों P, और उसके बाद में Q। बात सही है। P जो मोटरसाइकिल चालक है उसकी स्पीड है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
और क्यू वाले की जो सेकंड लास्ट बाद में चला है उसकी स्पीड है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला जो पी वाला है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा आरंभ करता है और 30 मिनट के बाद क्यों चल रहा है। ये दोस्तों 30 मिनट के बाद चल रहा है। 30 मिनट के बाद मतलब आधे घंटे बाद। आधे घंटे में दोस्तों इसने तो चल स्टार्ट कर दी, तो आधे घंटे में जब ये चलेगा तो यहाँ से आगे कहीं पहुँच जाएगा। बात सही कि नहीं। मैंने मान लिया यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया कौन, पी, और आधे घंटे में पहुँचा। तो आधे घंटे में दोस्तों ये कितनी दूरी कवर कर लेगा, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में 15 किलोमीटर कवर कर लेगा ये। बात सही कि नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद में तब ये क्यों चल रहा है, कब, जब ये 15 किलोमीटर दूरी चल चुका होता है पी, उसके बाद में तब ये क्यों चल रहा है, इसके आधे घंटे बाद। तो इस 15 किलोमीटर को ही कवर करना है दोस्तों, बस सही है, उतना टाइम लगेगा। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर हमारी स्पीड एक ही साइड में हो तो जो हमारी नेट स्पीड निकलती है, नेट स्पीड जो निकलती है दोस्तों वो कैसे निकलती है, एक ही साइड में जा रहे हैं तो इन दोनों का अंतर लेते हैं, यानी ज़्यादा वाली स्पीड से कम वाली स्पीड को माइनस करके। तो नेट स्पीड कितनी निकलेगी दोस्तों, 40 में से 30 को माइनस करोगे कितनी निकल आएगी दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। दूसरी बात, ये एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये भी होती है दोस्तों कि कोई बंदा इधर जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, यानी स्पीड ये कौन सी साइड है दोस्तों, सेम साइड है ना। ये है दोस्तों सेम साइड, यानी समान दिशा। समान दिशा में हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा आती है, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं दोस्तों, यही जो स्पीड है वो आपस में ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं दोस्तों, देखो एक इधर से जा रहा है और दूसरा उधर से आ रहा है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं दोनों तरफ से, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, योग, और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अंतर। पर्टिकुलर एक्सरसाइज कराएंगे तो बिल्कुल सब चीज़ क्लियर होगी दोस्तों, है ना। मतलब ये चीज़, इसका एक पॉइंट है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब आते हैं दोस्तों हम इस सवाल पे। तो नेट स्पीड जो निकल के आई दोस्तों, हमारी नेट स्पीड वो निकल के आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है। अब यही दूरी कवर करनी है कितने टाइम बाद, यानी कि हमें पता है दोस्तों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ये अपने हिसाब से चेंज होता है। टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, डिस्टेंस पूछा हो तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। यही फॉर्मूला घूमता है दोस्तों। हमसे पूछा दोस्तों टाइम, ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है दोस्तों, 15 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। बस काट दीजिए दोस्तों, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 घंटे। 3/2 घंटे इसका आंसर। अगर यही टाइम आपको मिनट में पूछा होता दोस्तों, तो इसी 3/2 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता दोस्तों आपका 30 बार कट जाता ये, और 30 दिया 90 मिनट। 90 मिनट कह लो, या 3/2 यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। बात सही दोस्तों। अब आगे बढ़ो। आप दोस्तों जब सवाल आपके लिए आया करे बोर्ड पे, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो और उस सवाल को खुद बनाया करो पहले, और उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। ₹800 साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो वो राशि कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, 800 रुपये आपका प्रिंसिपल दे रखा है दोस्तों, पढ़ने से समझ में आ रहा होगा। 3 वर्षों में टाइम कितना दे रहा है दोस्तों, 3 वर्ष,
बात क्लियर है दोस्तों? 3 वर्ष और अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाता है दोस्तों 3 वर्ष में 920 रुपये, है ना। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो वो राशि कितनी हो जाएगी? दोस्तों पहले ब्याज की दर बढ़ाएंगे, पहले ही निकाल तो लें, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है ब्याज की दर कितनी है। उसके बाद में 3% इसमें इंक्रीज कर देंगे, 3% इसको बढ़ा देंगे हम, सही है। पहले ब्याज की दर निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100 फॉर्मूला होता है ये दोस्तों। SI बराबर PRT अपॉन 100। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब टाइम बट्टे 100। देखिए SI यानी साधारण ब्याज कितनी होगी दोस्तों, यानी मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, यानी 920 में से 800 को माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 120। ये क्या होगी दोस्तों आपकी ब्याज यानी SI। P की वैल्यू सवाल में 800 दे रखी है दोस्तों। R हमें निकालनी है, टाइम दे रखा दोस्तों 3 वर्ष और अपॉन में 100। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, 3 से 40 बार कट जाएगा दोस्तों और 8 से ये 5 बार कट जाएगा। तो यानी R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5%, यानी जो दर निकल के आई दोस्तों वो 5% निकल के आई, ठीक है। अब इस 5% को 3% बढ़ाना है तो कितनी हो जाएगी दर दोस्तों 8% हो जाएगी। अब ये मिटा देता हूं मैं, 5% निकल के आई हमारी यहाँ पर और हमें 3% बढ़ाना है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों रेट 8%। अब देखिए उतने ही समय अब ये राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट की वैल्यू आपसे पूछी है तो देख लो दोस्तों। वो राशि कितनी हो जाएगी, चलिए। अब 3 वर्ष में दोस्तों टाइम यही है, मूलधन यही है आपके लिए और अमाउंट की वैल्यू आपसे पूछी है, ये पहले थी। अब सेकंड अमाउंट की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है कब, जब 3% ब्याज की दर को बढ़ा दिया है तब, उसके बाद में कितनी हो जाएगी ये पूछना चाह रहा है। यानी देखो दोस्तों हम इस प्रिंसिपल में यानी इस मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी अमाउंट, सही बात है नहीं। तो हम ब्याज निकाल लें कितनी ब्याज हो जाएगी, यानी ब्याज 3 साल में कितनी हो जाएगी दोस्तों 800, यानी P R कितनी है दोस्तों 8 T कितना दोस्तों 3 वर्ष अपॉन 100, 0 से 0 काट दो दोनों, 8 8 64 और 64 या कितने होंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चिंग 18 और 19, यानी 192 रुपये। 192 रुपये दोस्तों ब्याज मिलेगी। पहले 800 रुपये थी, 3 वर्ष के बाद 192 रुपये उसको ब्याज के रूप में और मिल जाएंगे। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे दोस्तों 192 इसमें ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी ये 800 और 192 कितने हो जाएंगे देखो 992 रुपये, जो कि यही सवाल का आंसर होगा। अब एक बात बताता हूं मैं दोस्तों आपके लिए, आपने इतनी कैलकुलेशन की इसके लिए, ठीक है ना। अब एग्जाम के हिसाब से अगर ऐसे आपने की तो आपको टाइम बहुत लगेगा। आप चीज़ों को एकदम ऐसे तरीके से समझो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से अपना दिमाग ऐसे चलाओ कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी हो, सीधी सीधी बात को समझो। हमारे पास देखो डेट नहीं पता है, डेट हमें निकालनी है। प्रिंसिपल दे रखा था हमें 800 रुपये, अमाउंट दे रखा था दोस्तों हमें 920 रुपये, 920 रुपये, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या वैल्यू दे रखी थी कि 3% इस ब्याज की दर को बढ़ाना था दोस्तों। बढ़ाएंगे कब, बाद में, जब हमें दर पता हो तब। तो दर कैसे निकालेंगे दोस्तों, 800 से 920 हो रही है और टाइम दे रखा था दोस्तों आपके लिए 3 वर्ष, है ना। 120 रुपये हो रही है, यानी 120 रुपये, 800 से 920 हो रही है तो 120 रुपये में ब्याज मिलेगी, 3 वर्ष की ब्याज मिलेगी दोस्तों। तो 1 वर्ष में कितनी मिल जाएगी
40 रुपये, 1 साल की ब्याज 40 रुपये, दर निकालनी हमें 40 रुपये ब्याज मिल रही है दोस्तों 800 रुपये पे, परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दोनों जीरो ये काटनी है 8 से 5 बार, यानी पहले दर कितनी निकल आती है दोस्तों 5%, इसी को बढ़ाना था दोस्तों 3%, कितनी हो जाएगी दोस्तों, अब दर हो जाएगी आपकी 8%, 8% दर हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी ब्याज क्या बनेगी, 1 साल में 8% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 या 24%, 8 या 24% ब्याज बन जाएगी परसेंटेज में, है ना। तो आपका अमाउंट कितना निकल आएगा दोस्तों 800, या तो 800 का 24% निकाल दो, वापस 800 में ऐड कर दो, या 800 का डायरेक्ट 124% निकाल दो, डायरेक्ट 124% निकाल दो, बात सही है कि नहीं, दोनों जीरो काट दो, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कितनी हो जाएंगे दोस्तों 992 रुपये। बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों आप स्मार्ट तरीके से सोचो, फिर आपको देखो और चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2% घट जाएगा, 1% घट जाएगा, न तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, या 1% बढ़ जाएगा, ये आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है दोस्तों, बात सही कि नहीं, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया है दोस्तों, आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, लंबाई को बढ़ाया दोस्तों, तो देखिए एल की वैल्यू पहले 10 थी, बाद में एल की वैल्यू कितनी कर दी दोस्तों, बढ़ाया है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 11। इसी तरीके से चौड़ाई को 10% घटाया है, चौड़ाई को 10% घटाया है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 से 9, बढ़ाया है तो ऐड कर दो, घटाया है तो आप माइनस कर दो, बात सही कि नहीं। देखिए ये आपकी दोस्तों एल है, कौन सी, पहले वाली कंडीशन की, ये लंबाई होगी आपकी बाद वाली, ये चौड़ाई आपकी होगी दोस्तों पहले वाली, और ये चौड़ाई होगी दोस्तों आपकी बाद वाली। क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा उसने कि क्षेत्रफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो क्या होता है दोस्तों L इंटू बी, यही होता है दोस्तों। पहले वाला क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा, L इंटू बी, ये पहले वाली होगी, है ना, L इंटू बी, यानी कितना निकला दोस्तों 100, और बाद वाला जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों L इंटू बी, यानी 11 नाम 99। पहले जो एरिया निकल रहा था दोस्तों वो कितना निकल रहा था 100, और बाद में निकला कितना दोस्तों 99। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों इस पे, 100 पे डायरेक्ट हम परसेंटेज को ले लेते हैं, कम होगी तो उतना कम, ज़्यादा होगी तो उतनी वृद्धि, यानी 100 से 99 हुआ तो 1 कम हुआ, या तो आप 1 कम कह सकते हो, है ना, या परसेंटेज में पूछ रहा है तो 1% की कमी, 1% की कमी, यही इस सवाल का आंसर है, 1% की कमी। आगे बढ़ें दोस्तों, फिर चाहो तो आप इसको वैल्यू लेट करके भी कर लेना दोस्तों, कोई भी वैल्यू मान लेना आप, उससे भी निकल आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो एक समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय है। और टाइम पूछा दोस्तों इसमें आपसे मिनट में टाइम पूछा है। तो देखिए एक रेलगाड़ी है 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है दोस्तों। टाइम की जगह टाइम रख दो, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है ना। तो एक समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय, वो बाद की बात है दोस्तों। कब? जब 5 किलोमीटर इसकी दूरी स्पीड कम करेंगे ना, वो बाद की बात है। पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है, वो किलोमीटर में दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों आपको मिनट में। और जबकि स्पीड का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड। अगर दूरी हमारी किलोमीटर में होगी तो टाइम हमारा घंटे में होना चाहिए, अगर दूरी हमारी मीटर में होगी तो टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। ये इसके मात्रक होते हैं दोस्तों। दूरी हमारी किलोमीटर में है और जबकि टाइम दे रखा है हमें मिनट में, मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 का डिवाइड लगाऊंगा दोस्तों। इसमें 12 मिनट को मैं अगर घंटे में चेंज करूं तो 60 का डिवाइड लगाऊंगा। अब ये घंटा बन गया दोस्तों। देखिए 12 से काट दो 5 बार, 12 पंजे 60 और ये 5 चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी 10 पंजे 50 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों उस ट्रेन की, उस रेलगाड़ी की स्पीड निकल के आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है दोस्तों? इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम किया है दोस्तों। तो अब कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये नहीं, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उतनी दूरी यानी 10 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर लेगा वो? टाइम पूछा आपसे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है दोस्तों आपको? 10 किलोमीटर। स्पीड है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपसे मिनट में पूछा है दोस्तों, मिनट में पूछा है तो आप 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये टाइम घंटे में निकल के आता, मिनट में पूछना, मिनट बनानी है घंटे की, तो 60 का मल्टीप्लाई। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 15 × 45, 15 चौक 60 और 10 चौक 40, 40/3 मिनट। यही सवाल का आंसर। अगर इससे आगे सॉल्व करेगा तो 3 का डिवाइड और लगा देगा, 13 सही 1/3 मिनट हो जाएगी यानी। और मैं बता देता हूं दोस्तों इसको पूरा। अभी ऑप्शन में आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 40/3 को आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहां बता दे रहा हूं, आ रहा है 40/3 को और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे, 13 सही 1/3 आएगा, यानी 13 मिनट, 13 तो मिनट हो जाएगी दोस्तों, और 1/3 सेकेंड है ना। 13 सही 1/3 मिनट, इसका मतलब 13 तो मिनट कंप्लीट हो रही है दोस्तों। अगर इसको हम 60 का मल्टीप्लाई और कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 20 सेकेंड, यानी कंप्लीट इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाएगा वो। 13 मिनट 20 सेकेंड, 40/3 का मतलब। बस ये। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी क्लास, सवाल भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप अपने दोस्तों में फैलाइए दोस्तों हमारी वीडियो को। सब्सक्राइब करवाइए हमारे इस चैनल को दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारी मेहनत आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दीपाली अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप मॉडल बनाती है। उसे बनाने के लिए वह एक चार्ट पेपर का प्रयोग करती है। यदि कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए पेपर का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कोई विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाना है और उसने उसमें एक चार्ट पेपर का यूज किया, तो चार्ट पेपर कैसा था दोस्तों? वो आयताकार, है ना, आयताकार होगा चार्ट पेपर। आयताकार ही होता है, आप लेके आते होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, है ना। यानी ये लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। अब उसने क्या किया दोस्तों, इसी चार्ट पेपर से
और उसने एक बेलनाकार के रूप में कैलिडोस्कोप मॉडल बनाती है वो बेलनाकार, है ना। तो बेलनाकार बनाई है और उसने कहा है कि यदि कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसको लंबाई के परते ऐसे घुमाएगा दोस्तों, जैसे कोई कागज़ है, इसी को ऐसे घुमाएगा, है ना। तो वो लंबाई क्या बन जाएगी उसकी ऊंचाई, यानी इसी को उसने इस तरीके से बना दिया दोस्तों। देखो ये मैंने कागज़ ऐसे कर लिया, इसी को वो ऐसे मोड़ेगा, तो ऐसे मोड़ेगा तो वो इस तरीके से गोल बन जाएगा। बात सही है कि नहीं, गोल बन जाएगा। अब गोल बन गया तो दोस्तों बेलनाकार हो गया, और बेलनाकार उसने बोला है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, यानी लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर। बात सही है दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए पेपर का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। आप दोस्तों खुद सोचिए, अगर ये आयत रूप में होता, है ना, अगर ये आयती होता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता दोस्तों, L इंटू बी, है ना। लेकिन ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई तो दे नहीं रखी है। इस पेपर का यूज करके उसको बेलनाकार शेप में चेंज कर दिया, बेलनाकार शेप में चेंज कर दिया। तो ये लंबाई तो हो गई इसकी ये वाली 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, उसने त्रिज्या दे दी 3.5 सेंटीमीटर। बात सही कि नहीं। अब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दी और इस कागज़ का क्षेत्रफल पूछ रहा है जो उसने बनाया। दोस्तों इसी को तो ये बनाया, दूसरा रूप दे दिया इसको बेलनाकार रूप, और ये क्या इसका क्षेत्रफल यही तो होगा दोस्तों। अब यही वाला क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, इसका ये क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ में चेंज हो गया। तो कुल मिला के बात यह है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πRh इसके क्षेत्रफल L इंटू बी के बराबर होगा। बात क्लियर है। इसका वक्र पृष्ठ इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इस कागज का क्षेत्रफल L इंटू बी किसके बराबर होगा दोस्तों, 2πRh। 2 पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3.5, और एच दे रखी है आपके लिए 25। बस कैलकुलेशन करनी है। देखिए दोस्तों 7 पंजे 35, पॉइंट लगाए यानी 0.5 बार कट जाएगा दोस्तों, सही है ना। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पॉइंट यहाँ लगाऊंगा तो ये एक ही तो होगा, तो एक का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है नहीं। अब बचा क्या आपका 22 और 25, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर मतलब इस चार्ट पेपर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई दोस्तों। देख लेना दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों, इस पेपर का ये बेलनाकार के रूप में मोड़ दिया है, और ये इसका पेपर है ना दोस्तों, ऐसे जब मुड़ा तो वो वक्र पृष्ठ में चेंज हो गया। बस इसका वक्र पृष्ठ और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वही एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास के एक खोखले गोलक को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास का लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास के एक खोखला गोलक है दोस्तों। खोखला गोलक इस टाइप से होगा दोस्तों, इसी टाइप से होगा खोखला गोलक, यानी ये वाला जो पार्ट है ये खोखला है इसका, है ना, और ये वाला कैसा है दोस्तों, ये इसका ठोस है, ये वाला पार्ट इसका ठोस है। एक तो दोस्तों इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी और एक इसकी बाहरी त्रिज्या होगी, है ना। अब इसने बोला है दोस्तों सवाल में क्या, आंतरिक और बाहरी क्या बोले दोस्तों, व्यास, और हम जानते हैं कि व्यास का आधा होती है कौन सी, क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है। तो आंतरिक और बाहरी त्रिज्या की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से।
वो कितनी निकल आएगी दोस्तों, आंतरिक व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल आएगी दोस्तों आर की वैल्यू कितनी, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की आधी। और बाहरी व्यास बोला दोस्तों 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी दोस्तों 10 की आधी कितनी, 5 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या निकल आई। सही है। अब दोस्तों इसको पिघलाया है और एक शंकु के रूप में बदल दिया, यानी शंकु आपका ऐसा होगा, शंकु आपका ये होगा, इसको पिघलाया और शंकु के रूप में इसको ढाल दिया। सही है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला लंबवर्ती शंकु, अगर शंकु का आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या दोस्तों 4 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी त्रिज्या यानी रेडियस। आगे देखें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है दोस्तों इसकी, ये हाइट पूछी है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब हम किसी चीज़ को पिघला कर किसी दूसरी शेप में हम चेंज कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होता, शेप जरूर बदल जाएगी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन, आयतन नहीं बदलेगा दोस्तों, ये कभी नहीं बदलेगा। क्यों, इस खोखले ये क्या है दोस्तों आपका खोखला गोलक है, इस खोखले गोलक को पिघलाकर इसको एक शंकु के रूप में ढाल दिया, यानी इस खोखले गोलक में जितना मटेरियल था पिघल के वो उसने ये शेप ले ली, है ना दोस्तों। जो मटेरियल यहाँ था वही मटेरियल यहाँ है, दोनों का मटेरियल बराबर होगा, जब बराबर होगा दोस्तों क्या होगा, इन दोनों का आयतन बराबर होगा, हमेशा आयतन बराबर होता है इन सवालों में, इस टाइप के सवालों में, ये आप देख लेना। तो इसकी ऊंचाई पूछिए दोस्तों, इसका आयतन, इस खोखले गोलक का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन होगा दोस्तों, रख दीजिए। इस गोलक का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यू, यानी आर क्यू माइनस आर क्यू, यही होगा दोस्तों, यही फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम का, बराबर इसका होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा, नीचे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4, आर क्यू, कैपिटल आर का क्यू यानी 5 का क्यू 125, माइनस स्मॉल आर का क्यू यानी 3 का क्यू कितना दोस्तों 27, ठीक है ना, बराबर आर स्क्वायर, इस शंकु की आर कितनी दे रखी दोस्तों 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, एच आपसे पूछिए, देखिए 4 से ये 16 कट जाएगा दोस्तों आपका 4 बार, 125 में से 27 माइनस करो, कितना बच जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, 125 में से 27 माइनस कर लो, 15 में से 7 माइनस करोगे 8 बचेगा, 11 में से 2 माइनस करोगे, यहाँ कितना बचा दोस्तों 1, तो 11 में से 2 माइनस करोगे 9 बच गया, यानी 98 बचेगा, ये 98 आ जाएगा दोस्तों, है ना। 4 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, तो h बराबर निकल आएगा दोस्तों, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 बचेगा 1, ये हो जाएंगे दोस्तों 18, 4 चौक 16 बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20, ये क्या निकल के आएगी दोस्तों आपकी h, आ रहा है यहाँ पे, यानी 24.5 यानी 24.5 सेंटीमीटर इसकी h आ गई। बस ये दोस्तों, ये इसका आंसर है। अच्छा सवाल है दोस्तों, काफ़ी इस टाइप के सवाल आते हैं, और इस टाइप के सवालों में हमेशा आप आयतन बराबर रखना, आयतन कभी चेंज नहीं होता, शेप चेंज हो जाएगी लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, यानी कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप जानते हो तीनों साइड इसकी बराबर होती हैं, हर एंगल इसका बराबर होता है, इसमें माध्य का डाल दीजिए,
एक ही पॉइंट पे काटेगी दोस्तों। इसकी भुजा का अर्धक कर दीजिए, एक ही पॉइंट पे काटेगी, यानी सब कुछ एक ही पॉइंट पे होता है इसमें, यानी लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, है ना, सब एक ही पॉइंट पे होता है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इस सवाल पे बस इतना पूछा आपसे, इसकी भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, यानी एक ही वैल्यू दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी है। अंतर्वृत्त यानी कि इसके अंदर बनेगा जो, है ना, इसकी ये त्रिज्या पूछी है, यानी रेडियस पूछी है। बात सही है नहीं, रेडियस पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस यानी r बराबर कितनी होती है दोस्तों, फॉर्मूला a/2√3। ए की वैल्यू दे रखी है सवाल में 6/2√3, 2 से काट दो 3 बार, और इसी √3 से ये 3 कट जाएगा दोस्तों √3 बार, यानी r यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई दोस्तों, √3 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर। आगे बढ़े दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी लग रही होगी क्लास, क्योंकि हर टाइप के सवाल आपको मिल रहे हैं। बस आप कैलकुलेशन पे अपना फोकस रखिए दोस्तों, जिससे आपकी स्पीड और बढ़े। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC के अंदर एक अंतर्वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अभी भी दोस्तों, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछ लिया आपसे, अब आपको पूछ रहा है वो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका दोस्तों इसी टाइप से बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके अंतर्वृत्त यानी अंदर इसके वृत्त ऐसी बनेगा दोस्तों, तीनों साइड को टच करता हुआ बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, चाहे इसको यहाँ मिला दो, इस साइड पे मिला दो, चाहे इस साइड पे मिला दो, ये रेडियस होगी इसकी। इसी रेडियस की वैल्यू आपको वो पूछ रहा है। और ये ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, ए, बी और सी। इसमें वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपके लिए, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और दे रखा आपको BC 8 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 8 सेंटीमीटर। बस हमने आपको सीरीज लिखा चुके हैं दोस्तों, 6, 8 और 10, यानी AC कितनी आ जाएगी दोस्तों इसकी 10 सेंटीमीटर। इस सवाल में दो तरीके से आपको पूछ सकता है, ये अंतर्वृत्त की पूछी है, परिवृत्त की पूछ सकता था वो। तो परिवृत्त की अगर त्रिज्या वो पूछे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, कर्ण की आती है, यानी कर्ण कितना 10, तो इसकी रेडियस r कितनी निकल आएगी दोस्तों 5 सेंटीमीटर, अगर ये पूछी होती तो। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों उसने आपसे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r की वैल्यू पूछी। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसमें क्या होती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर जो दोनों साइड है यानी लंब और आधार, इन दोनों साइड को जोड़ दो, 8 और 6 14 हुआ दोस्तों, जोड़ दो। बड़ी वाली साइड को इसमें से माइनस कर दो, यानी कर्ण को इसमें माइनस कर दो, ठीक है, और उसका आधा कर दो। सब कुछ लिखा चुका हूं। 14 में से 10 माइनस करोगे 4 बचेगा, 4 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या पूछी होती तो आंसर कितना होता दोस्तों 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं एक्सरसाइज यानी पर्टिकुलर एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं पूरी चैप्टर वाइज, तो आप दोस्तों उसके साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं आपको उस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि एक तरफ चल रहा हूं, 0 से लेकर और एक अच्छे लेवल तक लेकर जा रहा हूं। आप उसके नोट्स बनाइए, वो आपकी काफ़ी मददगार साबित होंगी आगे जो भी एग्जाम दोगे आप। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, त्रिभुज ABC में D और E क्रम से AB और AC पर ऐसे दो बिंदु हैं कि DE समांतर BC, DE त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रों में द्विभाजित करता है। तो अनुपात
डी बी अनुपात ए बी है, यानी डी बी और ए बी का अनुपात पूछा है दोस्तों। देखिए ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है दोस्तों, आप एक ट्राइंगल बना लिया ये, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, जैसे सवाल में कह रहा है उसके हिसाब से आप करते जाइए। डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं, यानी ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं, कौन, डी और ई। और ये कैसे हैं दोस्तों, डी ई ये पूछा है, ये दिया है इसने, डी ई समांतर, ये समांतर का साइन है बी सी, यानी बी सी के समांतर है दोस्तों, इस तरीके से कहीं पर, है ना। एक पॉइंट हो गया डी और एक हो गया आपका ई। बात क्लियर। आगे दो बिंदु हैं डी ई, हाँ, तो इसमें आगे पूछ रहा है वो त्रिभुज एबीसी के दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, यानी ये जो लाइन है ना दोस्तों, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को दो बराबर पार्टों में बांट देता है, यानी जितना इस पार्ट का एरिया है उतना इस ट्राइंगल का एरिया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो अनुपात डी बी अनुपात ए बी है, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, यानी कुल मिला के आप इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है दोस्तों। बस ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों पार्टों का एरिया वो बराबर बराबर कर रहा है इसमें, है ना। बेसिक से करोगे इस टाइप के जो भी सवाल हों, फॉर्मूला एक्चुअल में होते हैं इसके, लेकिन जैसी कंडीशन सवाल की दे रखी है उसके हिसाब से होते हैं। जैसे साइड है दोस्तों, जैसे हमारा ये है ए बी, है ना, ए बी, या ऐसे कर लें हम ए डी अपॉन बी सी, ए बी कर लें। बराबर क्षेत्रफल अगर दे रखा है ना दोस्तों, तो क्षेत्रफल इस साइड के स्क्वायर में होता है ना, साइड के स्क्वायर में होता है दोस्तों क्षेत्रफल। तो मैं ज़्यादा इसका बेसिक आप देख लेना, क्योंकि बेसिक से मुझे नहीं कराना ये, मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सवाल बहुत अच्छा है अपनी जगह ये। देखिए सबसे पहली बात तो इन दोनों के एरिया बराबर है, मैंने एक एक एरिया इसका मान लिया, बात सही है। पूरे का एरिया कितना होगा दोस्तों, 2, और इस अकेले का कितना एरिया होगा दोस्तों, 1, और इसका एरिया होगा कितना दोस्तों, 1, क्योंकि इस लाइन ने बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, सही है। और दोनों पार्ट का मैंने एक एक एरिया मान लिया। हमसे पूछा है दोस्तों डी बी, यानी डी और बी और ए और बी, ये पूछा है दोस्तों। आप कुछ नहीं, ए और बी पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा दोस्तों, 2, पूरे ट्राइंगल यानी त्रिभुज ए बी सी का एरिया 2 होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया 2 होगा। अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो वो साइड का रेशियो निकल के आएगा, है ना। तो वर्गमूल लिया तो 2 का वर्गमूल लेंगे हम, कितना आ जाएगा दोस्तों, √2। जो दोस्तों अच्छी तैयारी कर रहे होंगे वो इस चीज़ को जरूर समझेंगे। और ये एस टी है, समझने की कोशिश करना। √2 आएगा कौन सी दोस्तों, ए और बी की वैल्यू, यानी ये इतनी। अब पूछा हमसे, देखो डीबी पूछा है, डीबी। अब डीबी देखो, अगर हमें इसको निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक हमें ये मिली गई, ये और मिल जाए तो दोस्तों देखो इसकी साइड कितनी आएगी दोस्तों, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही निकल के आएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। बस ये आ गया। तो अब देख लीजिए आप, डी और बी निकालना है हमें, डी और बी, डी बी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, यहाँ पे निकाल देता हूँ। डी बी निकालने के लिए मुझे इतना निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस करना है ए डी को। डी बी निकलेगी कैसे, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए डी। ए बी की वैल्यू है दोस्तों √2 और ए डी की वैल्यू दोस्तों 1, यानी -1। ये जो वैल्यू निकली दोस्तों डी बी की वैल्यू निकली, तो डी बी की जगह रख दीजिए √2 - 1,
रेशियो ए बी का कितना निकला दोस्तों, √2। बात सही है दोस्तों, यही सवाल मैं पूछा था आपसे। तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 - 1 अनुपात √2। बढ़े दोस्तों आगे। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। आप रेशियो पे चलिए दोस्तों इस सवाल में, वैसे करोगे तो फंसोगे इसमें, क्योंकि देखो पूरे का क्षेत्रफल 2 है तो इसकी साइड का रेशियो निकल आएगा आपका √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल लेंगे √2 आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। हमें चाहिए दोस्तों इसका रेशियो और इस पूरी का रेशियो, यानी इस पूरी √2 में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, √2 - 1। तो √2 - 1 और इस ए बी की वैल्यू हमारी √2 निकली थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु के दोनों पार्श्व के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं और सेतु के दोनों पार्श्व पर्वत एक ही तरफ हैं, तो सेतु की लंबाई है। मतलब दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु, यानी कोई 300 मीटर ऊंचा कोई पर्वत शिखर है दोस्तों, 300 मीटर ऊंचा, 300 मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी, 300 मीटर ऊंचाई, और कोई सेतु है दोस्तों। अब यहां से अगर इसको देखें सेतु को, तो अवनमन कोण, यानी एक कोण होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन। उन्नयन कोण दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूं अपनी पहली वीडियो में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे से जो ऊपर देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम नीचे से ऊपर देखें तो उन्नयन कोण बनेगा, अगर ऊपर से हम नीचे देखें तो अवनमन कोण बनेगा। यहां से देखो ये तो स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों, है ना, 180 डिग्री की। अगर कोई सेतु बना है दोस्तों, जैसे यहां पे ये सेतु है, इस सेतु के दोनों भाग को देख रहा है बंदा, कोई भी यहां से ऐसे करके, है ना, ऐसे, और दोनों सिरों को देख रहा है, इसके दोनों सिरों को देख रहा है, तो इसके एंगल बनना है दोस्तों कितने। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको पूरा डायग्राम बनाने के लिए एंगल बनना है दोस्तों इसके 45 और 30, 45 और 30। अब आप ये खुद समझते हो, देखो दोस्तों पहला वाला एंगल ये वाला बना 45, यानी यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री। दूसरा वाला एंगल दोस्तों कौन सा बनेगा आपका, ये वाला, ये 30 डिग्री का, सही है। देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। वैसे भी इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि किसी भी पर्वत से या किसी भी मीनार से जितनी आप दूर जाओगे एंगल आपका कम होगा, और उसके नज़दीक आओगे, पास आओगे, तो आपकी एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। आशी नहीं, इसकी ऊंचाई दे रखी है ये, तो इसने पूछा है दोस्तों इसमें सेतु की लंबाई। अब सेतु कौन सा दोस्तों, ये यहां से यहां तक, ये वाली लंबाई आपसे पूछी है ना, ये वाली लंबाई आपसे पूछी है। फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना दोस्तों हमारी एसपी की, मैंने उसमें बताया इस बारे में। 30 और 45 का एंगल होता है तो क्या बनता है, जैसे ये वाली दूरी x हो गई मान ली मैंने, और ये दूरी कौन सी है दोस्तों h की वैल्यू आपको दे रखी है। फॉर्मूला मैंने बनाया था वहाँ पे कि h बराबर ये दूरी जो भी होती है उसका आधा करते हैं हम, है ना, आधा करते हैं, और एंगल अगर 30 और 45 के हैं तो उसमें √3 + 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपकी देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, बस ये दूरी निकल आएगी अपना। h कितनी दे रखी दोस्तों आपको 30, 300 बराबर
एक्स आपको ये निकालनी है अपॉन 2 और ये √3+1। देखिए इस दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बता देता हूँ। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 300 दूनी 600 और ये √3+1 इसके डिवाइड में चली जाएगी। बस ये नहीं, या तो दोस्तों आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिला है तो इसके अपोजिट साइन का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपोजिट साइन का। अगर ये प्लस में दे रखा हो तो आप माइनस का कर दो, और माइनस में दे रखा होता तो आप प्लस में कर देते। √3−1। देखिए दोस्तों √3+1 और √3−1 का मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² वाला फॉर्मूला बनेगा, यानी √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, यानी 3 में से 1 घटाओगे 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी 2, और इस 2 से ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार 300 बार, यानी इस x की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 300√3−1। ये इस सवाल का दोस्तों आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस टाइप के सवाल दोस्तों मैंने आपको बताए थे आपको। अगर ये डायग्राम बनता है, अगर 30 और 60 का एंगल बने तो इस दूरी का आधा कर दो, √3 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ये एच की वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये 30 और 45 के एंगल दे रखे हैं तो इस दूरी का आप आधा करिए और √3+1 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये दूरी निकल आएगी। ये फॉर्मूले बताए थे मैंने। अगर 45 और 60 के एंगल बनते हैं दोस्तों तो आप क्या करोगे, 45 और 60 पे क्या करोगे, जो आप यहाँ 30 और 45 पे कर रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है, यानी इस दूरी का आधा करना है और √3+1 का मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले जस्ट उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, देखो ये करना है, यानी कि इस x का आधा √3 और √3+1 ये करना है दोस्तों आपको। ये कि ये वाली √3 और बढ़ जाती है, आपको डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में आपको टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप बेसिक से करोगे तो पहले इस ट्रायंगल को लोगे, फिर ये वाला ले लेंगे आप, उसके बाद में वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में तब ये आपकी वैल्यू निकलेगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का अधोभाग यानी पाद मकान से 6.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है। कहने का मतलब दोस्तों, ये एक मकान है और इस मकान से जब हम कोई दोस्तों सीढ़ी रखते हैं ना, किसी भी मकान पे चढ़ने के लिए सीढ़ी रखेंगे तो वो ऐसे करके तिरछी रखते हैं, तिरछी रखेंगे सीढ़ी, ये सीढ़ी है दोस्तों, है ना। तो इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। सीढ़ी का अधोभाग यानी पाद मकान से 6.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये सीढ़ी का निचला भाग है ना दोस्तों, ये इस मकान से 6.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको दे रखी है 6.5 मीटर। आपको पूछा क्या, तो सीढ़ी की लंबाई, यानी ये सीढ़ी की लंबाई कौन सी दोस्तों, सीढ़ी ये, तो सीढ़ी की लंबाई ये पूछिए, बात सही कि नहीं। देखिए एंगल दे रखा है आपके लिए 60 डिग्री और ये आधार दे रखा है इसका 6.5 मीटर, सही है, और इसका कर्ण आपको निकालना है, सही है, कर्ण निकालना है। सीढ़ी का मतलब ये कर्ण ही तो है इस जगह, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, और ये आपका लंब हो गया। बात सही है। देखिए tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों √3। अगर √3 के अपॉन में आप 1 मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के भी नीचे मान सकते हो आप। और tan की वैल्यू होती है दोस्तों लंब बट्टे आधार, है ना, यानी इसका लंब कितना हो जाएगा दोस्तों √3 रेशियो में,
और इसका आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। किसमें, रेशियो में। तो इसका कर्ण कितना निकल आएगा दोस्तों, कर्ण का मतलब इसकी सीडी का ये रेशियो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं, यानी क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। इसका स्क्वायर करोगे आप √3 का तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, यानी 3 और 1 4, 3 और 1 4, इन दोनों का स्क्वायर 4 आया और इसका भी स्क्वायर वर्गमूल ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, कर्ण की वैल्यू 2, यानी ये √3, ये 1 और ये निकल के आ जाएगी आपको 2। ठीक है ना दोस्तों। अब यही पूछिए दोस्तों आपकी, देखो एक रेशियो की वैल्यू 6.5 है, 6.5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई पूछिए, सीढ़ी क्या है इसमें, कर्ण, यानी रेशियो में 2 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी डबल 6.5 × 2, यानी 6.5 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। सही, 13 सेंटीमीटर राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ें दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी वीडियो में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मिलेंगे और अच्छे खासे मिलेंगे, बल्कि मैं आपके लिए एडवांस अच्छी खासे लेवल से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एडवांस ज़्यादा नहीं कराते दोस्तों, है ना, और अधिकतर बच्चों का एडवांस पोर्शन ही वीक होता है, ये मैं जानता हूँ। अर्थमेटिक्स बहुत जानते हैं, सब जानते हैं। यदि cos थीटा बराबर 3/4 है, 3/5 है दोस्तों, 3/5 है, तो वैल्यू पूछिए आपसे, तो sin थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है दोस्तों, देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने आपको कराया था, नहीं कराया हो सब जानते हो, लाल बट्टिका का सब पढ़े हुए हो, इसे भूलने का कोई दोस्तों चांस नहीं है। याद हो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो आप ये लिख लो। ये होता है दोस्तों साइन और ये होता है दोस्तों कॉस, ये होता है दोस्तों ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। सही दोस्तों, देखिए ये कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूले होते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको दोस्तों 3/5, 3/5 का मतलब कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें दोस्तों देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आधार कर्ण की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आधार कितना दे रखा दोस्तों 3, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों 5, तो इसका मतलब 3, 4 और 5 की सीरीज होती है, तो ये 4 वैल्यू निकल आएगी इसका आधार। सही बात है कि नहीं, चाहो तो कर लेना आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे निकाल लेना आप। अब पूछा क्या है दोस्तों आपसे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, इसकी वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है दोस्तों 3 और कर्ण कितना है दोस्तों आपका ये 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेक थीटा, इंटू में दोस्तों इंटू करते जाओ, सेक थीटा ये रहा कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार यानी 5/4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी 3/4, यही आएगा। बस जो कट जाए उसे काट दो, 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये दोस्तों 9/16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई, कोई वर्ग है, वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं दोस्तों, ये आप जानते हो। एक वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है दोस्तों, है ना, इस व्यास के बराबर है वर्ग की भुजा, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसके दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। वर्ग का रेशियो कितना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर, वृत्त का एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो, है ना, यानी पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितनी होगी दोस्तों इसमें, देखिए इसका जो भुजा है, वर्ग की भुजा है, उतना इसका व्यास है, यानी ये पूरी कितनी है दोस्तों, व्यास कितना है इसका ए, तो इसकी रेडियस कितनी निकल आएगी दोस्तों, a/2, यानी व्यास की आधी होती है रेडियस, तो a/2 हो जाएगी। 22 a/2, आर की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों, a/2, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से पाई की वैल्यू आप रख दो, ये हटा दो आप, 22/7, सही है, यानी a स्क्वायर 22/7 इंटू इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगी एक बार, सही है नहीं, और यहाँ से देखो ये 2 बार कट जाएगी और ये 11 बार कट जाएगी 2 से, यानी ये हो जाएगा आपका, अब नहीं कट रहा, तो 2 सत्ते 14 और 14 इधर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यानी 2 सत्ते 14 रेशियो में उधर कुछ नहीं है, 11 है, यानी 14:11 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इनके क्षेत्रफल का ही रेशियो तो पूछ रहा है, वो बात सही है कि नहीं, इनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, और जो वृत्त दे रहा है उसका वृत्त का जो ये है व्यास, वृत्त का व्यास है ना, सही से बना लो, वृत्त का जो व्यास दे रखा है दोस्तों वो इसकी वर्ग की भुजा के बराबर है, इसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। आप ए मत मानो, कोई वैल्यू लेट कर लो, है ना, कैलकुलेशन और तुमको आसान सी लगेगी। वैल्यू लेट कर लें हम, चलो मान ली जाए 14 वर्ग की भुजा मान लो, है ना, जब 14 इसका व्यास होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी दोस्तों, 7 हो जाएगी, बात सही है कि नहीं। इसका एरिया 14 का स्क्वायर कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई करके रख दो, रेशियो वृत्त 7 त्रिज्या होती है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 154 होता है। बस अब आप काट लीजिए, सही कि नहीं, अब आप काट लो, देखिए 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ये कट गया आपका। 7 से काट दो ये 11 बार, यानी 14:11। आप कैसे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और हर सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे हमें आपका पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ऐड करिए हमसे दोस्तों, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी मेहनत करें दोस्तों। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बीच में जो ST की मैंने आपसे बोली रखा है दोस्तों, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों इस बारे में। लेकिन आगे आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेंगी दोस्तों, अधिक से अधिक आएंगी। आप हमारी ST की वीडियो आती रहेंगी, कभी मैथ्स की आएगी, कभी आपके लिए रीजनिंग की आएगी, है ना, तो आप टेंशन ना लें। और हमारी चैप्टर वाइज जो चल रही है वो चलती रहेंगी अभी। और मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं ग्रुप डी का पेपर आएगा, ग्रुप डी तक आपको लगभग काफ़ी सारा आपका कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँगा, है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों और आगे करता रहूँगा मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।